हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। चलिए आज हम सब यहाँ पे शुरू करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री। जैसा हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम अभी तक क्लास 10th का जो शुरू किए हैं वो शुरू कर दिए थे मैथ, और मैथ पढ़ा ही रहे हैं अभी आपको। मैथ के बाद हमने शुरू किया फिजिक्स। ठीक है, और उससे पहले सोशल साइंस का सभी ऑब्जेक्टिव सवाल आपको डाला गया है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं जाकर के, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है ना। पूरे एसएसटी में जितना भी विषय चलता है वो सभी का बना हुआ है। हम सब मैथ के बाद फिजिक्स शुरू किए थे और हम सब आज शुरू करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, धीरे धीरे समय देख रहे हैं और आपको है ना यहाँ पे शुरू करेंगे बायोलॉजी भी, प्लस में आपको है ना हम सब सभी विषय शुरू करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे ऑन कर सकते हैं और आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बस आगे की ओर बढ़ते हैं। हम सब यहाँ पे शुरू करेंगे अध्याय 2। भले हम आपको अध्याय 1 नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन समय के अनुसार जब ये जो अभी समय चल रहा है ना, ये पार्ट 2 का भी समय ठीक है। और जब देखते हैं कि यदि पूरा केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं तो पार्ट 1 आपको डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम सब यहाँ पे शुरू करते हैं। हमें अध्याय 2 में जो केमिस्ट्री पढ़ना है वो पढ़ना है अम्ल और भस्म और लवण के बारे में। ठीक है, यदि हम सब यहाँ पे अम्ल और भस्म के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं तो समझिए कि चैप्टर जो है आपको है ना 60 से 70% इस चैप्टर आपको पूरा कवर हो जाता है। और जब हम सब लवण के बारे में पढ़ लेंगे तो चैप्टर आपको पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे बात है अम्ल और भस्म के बारे में। से पहले पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में लोगों को ऐसे मान्यता थी है ना, अम्ल के बारे में लोग ऐसे जानते थे कि अम्ल की परिभाषा उसके गुण के आधार पर देते थे। ठीक है, ऐसे तो अम्ल जो होता है ना, जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। तो इस खट्टे स्वाद के आधार पे अम्ल के बारे में कहा गया था क्या, कि वो ऐसा पदार्थ है ना जिसका स्वाद खट्टा होता है, हम सब उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, मतलब पहले के लोग परिभाषा किसी भी पदार्थ या वस्तु के उसके गुण के आधार पर ही देते थे। तो उसी में से है ना अम्ल के बारे में बोला गया कि वो ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, हम सब उसको अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल मतलब एसिड। एसिड जो है ना, एसिड जो है एक लैटिन शब्द है। ठीक है, एसिड क्या है? एक लैटिन शब्द है एसिड। यहाँ पे है ना एसिड क्या है? एसिड एक लैटिन शब्द है जो बना है क्या चीज़ से? जो बना है एसिड डस्ट से। ठीक है, एसिड डस्ट से मिलकर बना है। और एसिड डस्ट का मतलब लैटिन शब्द में जो अर्थ होता है ना, एसिड डस्ट का मतलब होता है एडिस है ना। एसिड डस्ट का मतलब ही होता है खट्टा ही। ठीक है, लैटिन शब्द में एसिड डस्ट का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो इसीलिए यहाँ पे जो खट्टा है ना, वो लैटिन शब्द से लिया गया है एसिड। तो इसीलिए कहा गया कि जो भी पदार्थ खट्टे होंगे हम सब उसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है जी। दूसरा है भस्म के बारे में पढ़ना। भस्म किसे कहते हैं है ना? भस्म में जो होता है, ठीक है, भस्म में जो स्वाद क्या होता है ना, भस्म का स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है। ठीक है, जो भस्म का जो स्वाद क्या होता है वो कड़वा होता है। ठीक है, तो भस्म के बारे में लेकर के लोगों को ये बोला गया कि वो ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, हम सब उसे क्या कहेंगे? यहाँ पे भस्म कहते हैं। ठीक है, यानी गुण के आधार पे दोनों की परिभाषा दी गई। लेकिन यहाँ से काम नहीं चला तो इसके बाद है ना एक आपका रसायन शास्त्र आए जिनका नाम है आर्हेनियस। ठीक है, जिनका नाम क्या है? आर्हेनियस। आर्हेनियस। ठीक है जी। तो हम सब इसको आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में और स्वाद है ना, अम्ल और भस्म के ये बारे में बताया। क्या सुनिए कि जब अम्ल को जल में घोला जाता था है ना, ये पता लगाए आर्हेनियस ने कि जब अम्ल को उन्होंने जब पानी में घोला तो देखा गया क्या कि जब अम्ल को पानी में घोला गया तो वो क्या करता है? H+ आयन देता है। ठीक है, और जब भस्म को पानी में घोला गया तो वो OH- आयन देता है। तो इन्होंने अम्ल और भस्म का परिभाषा इस आधार पे दिया। ठीक है, ये तो प्राचीन काल में या पहले के लोग क्या करते थे कि किसी भी पदार्थ का परिभाषा उसके गुण के आधार पर देते थे। लेकिन आर्हेनियस ने ये पाया कि जब अम्ल और भस्म को पानी में घोला गया तो उन्होंने देखा कि जब है ना जब अम्ल पानी में घुलता है तो H+ आयन देता है, और जब भस्म को पानी में घोला जाता है तो वो आपका OH- आयन देता है। तो आर्हेनियस के अनुसार ये बताया गया कि वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जो जल में घुल करके
H+ आयन देता है हम सब उसको अम्ल कहेंगे, और जो पदार्थ जल में घुलने के बाद OH- आयन देता है हम सब उसे क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर बात ये थी कि हम सभी पदार्थ को है ना चख कर पता ये नहीं लगा सकते थे कि कौन सा पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है और कौन सा पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो अम्ल है ना जिसको आप चख करके पता ये नहीं लगा सकते हैं कि वो अम्ल है कि स्वाद है, क्योंकि वो इतना खतरनाक होता है कि जब उसको चखेंगे तो बहुत आपको क्षति पहुंचा सकता है। जैसे देखिए आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना वो एक अम्ल है, लेकिन आप उसको चख कर पता नहीं बता पाएंगे कि वो स्वाद में खट्टा है कि कड़वा है, क्योंकि वो बिल्कुल एक तेजाब के जैसा काम करता है। मानिए ना कोई एक तेजाब ही है, यदि बॉडी के किसी भी अंग पर यदि वो गिर जाएगा तो समझिए उसको वो क्या करेगा, जला सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इनकी परिभाषा ठीक हो गई, क्योंकि हम बहुत सारे पदार्थ को नहीं चख सकते हैं कि वो खट्टा है कि कड़वा है ना, तो फिर हम पता कैसे लगा पाएंगे कि वो अम्ल है कि वो आपका भस्म है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब अम्ल को पानी में घोला तो H+ आयन दिया, और जब भस्म को पानी में घोला इन्होंने तो OH- आयन दिया। इसलिए इन्होंने कहा कि जो पदार्थ जल में घुल करके H+ आयन देंगे उसे अम्ल कहते हैं, जो पदार्थ जल में घुलने के बाद OH- आयन देता है हम उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे भस्म कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बोर्ड में पूछता है कि आर्हेनियस के नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आर्हेनियस के नियम के अनुसार है ना अम्ल और भस्म के बारे में, ठीक है। तो आर्हेनियस के नियम ने बोला कि आर्हेनियस के नियम के अनुसार वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है हम सब उसे अम्ल कहेंगे, और जो वैसा पदार्थ जो जल में घुलने के बाद OH+ आयन देता है हम उसको क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। यही आपको लिखना होगा जब बोर्ड में आएगा कि आर्हेनियस का नियम क्या है या क्या समझते हैं। तो लिखना है कि आर्हेनियस ने अम्ल और भस्म के बारे में ये बताया कि अम्ल जो पदार्थ जल में घुलता है वो H+ आयन देता है तो उसको अम्ल कहेंगे, और जो पदार्थ जल में घुल करके OH- आयन देता है उसे क्या कहेंगे, भस्म कहते हैं, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से पदार्थ है ना वो किस प्रकार से जल में घुल करके H+ आयन देता है और भस्म में किस प्रकार से जल में घुल करके वो OH- आयन देता है, जानते हो इसके बारे में, है ना। आर्हेनियस के नियम के बाद ठीक है हम सही पता करते हैं कि अम्ल और भस्म में क्या क्या अंतर होता है ना, वो जानते हैं। और कोई भी अम्ल या कोई भी भस्म जल में घुल करके H+ आयन और OH- आयन वो किस प्रकार से देता है। हमने यहाँ पे कुछ अम्ल के बारे में लिखा है और कुछ भस्म के बारे में लिखा है, तो यहाँ से आपको बोर्ड में ये भी आता है कि अम्ल और भस्म में क्या अंतर है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि अम्ल स्वाद में कड़वा होता है ना, यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। हमने यहाँ पे कुछ अम्ल के बारे में लिया, जैसे देखिए ये आपका HCl है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जो जल में घुलता है तो H+ आयन और Cl- वो आपको देता है, ठीक है। उसी प्रकार से HNO3 अमोनिया जल में घुलने के बाद है ना, जल में घुलने के बाद वो क्या करता है, H+ आयन देता है, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी जल में घुल वो क्या करता है आपको H+ और यहाँ पे है ना H+ आयन देता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो जल में घुलने के बाद आपको H+ आयन देता है। यदि हम यहाँ पे भस्म की बात करें तो यह स्वाद में कड़वा होता है, यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। हमने यहाँ पे कुछ भस्म के बारे में लिया है ना, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलता है तो आपका OH- आयन देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलने के बाद वो आपको क्या करता है, OH- आयन देता है। और यहाँ पे जो है ना चूना जल है, चूना वो भी क्या करता है जल में घुलने के बाद, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जल में घुलने के बाद वो क्या करता है, OH- आयन देता है। लेकिन एक बात और जानिए कि जब कोई भी अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है तो वो H जो होता है यानी वो जो हाइड्रोजन होता है वो जल में मुक्त अवस्था में नहीं रहता, बल्कि जब कोई भी अम्ल जल में घुलता है तो यानी जब कोई भी अम्ल जल में घुल जाता है तो क्या होता है कि जल के साथ मिल करके है ना वो बनाता है H3O, ठीक है। और जिसे हम सब यहाँ पे हाइड्रोनियम नाम देते हैं, याद रखेंगे। ये सवाल बहुत बार बोर्ड में आता है कि जब अम्ल के आयन जल में घुलता है तो क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, जल में घुलने के बाद वो हाइड्रोनियम बनाता है यानी H3O बनाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसके बारे में आप। तो हमने देखा इस प्रकार से कि अम्ल और भस्म क्या होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे अम्ल हैं ना जो जल में है ना मतलब पूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे अम्ल हैं जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भस्म हैं जो जल में
पूर्ण रूप से घुलता है और कुछ ऐसे भी भस्म हैं जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। तो हम सब इस आधार पे क्या करते हैं, यदि हमसे यहाँ पे बात करें तो इस आधार पे हमने क्या किया कि अम्ल, ऐसे टॉपिक बाद में पढ़ना, लेकिन हम जब हमसे यहाँ पे पढ़ते चल रहे हैं तो हम आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं, है ना, कि अम्ल की बात करें, है ना, तो घुलने के आधार पर जो होता है वो अम्ल दो प्रकार का होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, दो प्रकार का होता है, याद रखेंगे। एक को कहते हैं प्रबल अम्ल, एक को कहते हैं आपका प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल याद रखेंगे, यानी अम्ल भी दो प्रकार का होता है। तो जो अम्ल ना जल में घुलने के बाद वो पूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है, जब कोई अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है तो हम सब उसे यहाँ पे प्रबल अम्ल कहेंगे, और जो अम्ल जल में आंशिक रूप से घुलता है हम सब उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब ये पूर्णता और आंशिक क्या होता है, मान लीजिए कि हमने एक लिया चीनी, एक लिया मिट्टी, ठीक है, दोनों मान लीजिए अम्ल है, तो चीनी क्या होगा, पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, और मिट्टी क्या होता है, पूर्ण रूप से नहीं घुल सकता है। तो जो चीनी पूर्ण रूप से घुला वो कैसा अम्ल कहलाएगा, प्रबल अम्ल, और जो मिट्टी पूर्ण रूप से नहीं घुल रहा था वो आपका कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ जो हमने जो लिया है, जैसे देखिए HCl, HNO3 या H2SO4, ठीक है, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, आपका ये सभी का सभी प्रबल अम्ल है जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। ठीक है, और ये जो है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका कैसा अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे भस्म की बात करें तो ये जो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये आप जो दो भस्म देख रहे हैं, ठीक है, तो यदि भस्म की बात करें तो भस्म दो प्रकार का होगा, है ना, एक आपका प्रबल भस्म, एक होगा दुर्बल भस्म। तो जो भस्म जल में आंशिक रूप से घुल जाता है ना, उसे हम सब यहाँ पे दुर्बल भस्म कहेंगे, और जो जो भस्म जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है हम सब उसे यहाँ पे प्रबल भस्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपके हैं ये आपका प्रबल भस्म होगा। ठीक है, और जो ये चूना जो है ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आपको समझ आया होगा। बाकी का पार्ट हम आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इनर क्लासेस के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।